नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो साथियों, आज आप सभी के लिए स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में एक बेहतरीन प्रश्नों का जो संग्रह है वह आपके लिए लेकर के आई हूँ। यकीन मानिए, जो भी इस वीडियो के अंत तक रहेगा उसकी तैयारी में बेहतर एक दिशा निर्धारित होने वाली है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जो यह श्रृंखला आपके प्रश्नों की आयोजित की गई है, इसमें आपको किसी एक विषय से निर्धारित प्रश्न नहीं मिलने वाले हैं, वरन आपको सभी विषयों को टच किया गया है, चाहे वह संविधान हो, आधुनिक इतिहास हो, प्राचीन इतिहास हो, या आपका भूगोल हो, या आपका अर्थशास्त्र हो। इसके साथ साथ आपके जो भी करंट अफेयर्स के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें भी शामिल किया गया है। तो अब आप खुद ही समझ चुके होंगे कि यह श्रृंखला आपके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो पहला प्रश्न था हमारा, किस एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई? तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस। और सबसे ज़्यादा फायदे की बात है कि जिनकी तैयारी पहले से बेहतर है उनके लिए ऑप्शन की यह श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार की गई है। इससे आप अपनी तैयारी का आंकलन भी कर सकते हैं। तो आपके तैयारी के माध्यम से, या मैं कहूँ आपने जो भी कुछ अभी तक पढ़ा है उसके माध्यम से आपका आंसर क्या होने वाला है यह आपने अभी तक टिक कर लिया होगा। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी ऑप्शंस की व्याख्या करते हैं। तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1925 का कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी 1885 का बम्बई अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई, या 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। तो आप सभी जानते हैं कि 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता आपके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी आपके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, जिन्होंने किसी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। और इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 की। इसके बाद है आपका 1885। तो देखिए, सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको एक प्रश्न के साथ साथ उस टॉपिक को पूरे तरीके से नस्ते नाबूद कर दिया जाए, उस पूरे टॉपिक को खत्म कर दिया जाए। तो इसीलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 1885 में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और यह स्थापना आपकी किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जिसका पहला अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो उम्मीद करती हूँ कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने की। किस सन में की गई? 1885 में की गई। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? बम्बई में। और इसकी अध्यक्षता प्रथम बार किसने की? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा की गई। 1925 का कानपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की। किसने की थी? सरोजनी नायडू के द्वारा की गई। अब आपका जो आंसर है क्वेश्चन का वह है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। यानी कि आपके एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या बात करूं कि गांधी जी ने आपके सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, वह था आपका 1924 का बेलगांव अधिवेशन। तो यह आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी व्याख्या दी जा रही है वह आपको पसंद आ रही होगी और आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही होगी। तो आप वीडियो के अंत तक रहकर इसी प्रकार एक एक करके प्रश्नों की श्रृंखला को देखते जाएंगे और यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन व्याख्या आपके लिए तैयार की गई है। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा गया, क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन नंबर बी
या ऑप्शन नंबर ए महापरिनिर्वाण, या ऑप्शन नंबर सी धर्मचक्र प्रवर्तन, या ऑप्शन नंबर डी उपसंपदा। तो आप फटाफट से आपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए, तब तक मैं एक एक करके इनकी व्याख्या प्रस्तुत करती हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी उपसंपदा। देखिए, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को, बौद्ध धर्म में प्रवेश की जो आपकी बात करूं प्रक्रिया थी, जब बौद्ध धर्म में प्रवेश करते थे उसके लिए आपकी जो आयु थी वह 15 वर्ष निर्धारित की गई थी। 15 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति संघ में, बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। यानी कि आपकी न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी थी बौद्ध संघ में प्रवेश लेने की, जिसे उपसंपदा कहा जाता था। तो उपसंपदा किसे कहा जाता था? बौद्ध धर्म में प्रवेश की प्रक्रिया को आपके उपसंपदा के नाम से जाना जाता था। निर्धारित आयु कितनी थी? तो 15 वर्ष। फिर है आपका धर्मचक्र प्रवर्तन। तो धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन आपका कहा गया है बौद्ध के उपदेशों को। तो बौद्ध के जो प्रथम उपदेश थे वह कहलाए थे धर्मचक्र प्रवर्तन। यहीं पर आप याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म में आपके जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना के नाम से जाना गया। फिर है आपका महाभिनिष्क्रमण। तो यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। वहीं पर बात करूं ऑप्शन नंबर ए महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध की जब निर्वाण इन्हें प्राप्त हुआ था, मृत्यु हुई थी, उस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो एक बार हम फिर से इन सारी चीज़ों को रिकॉल करेंगे कि बौद्ध धर्म में प्रवेश के प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। प्रवेश की आयु क्या थी? 15 वर्ष। वहीं बात की जाए कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। और इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, जबकि इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगला प्रश्न है आपका, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित होता है या आयोजित किया गया? देखिए, एक चीज़ याद रखेंगे कि करेंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वह आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो उन्हें काफ़ी ध्यान से देखेंगे। अब आपका प्रश्न है, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य किया गया? ऑप्शन नंबर ए भारत और इंडोनेशिया, या ऑप्शन नंबर बी भारत और श्रीलंका, या ऑप्शन नंबर सी भारत और नेपाल, या ऑप्शन नंबर डी भारत और बांग्लादेश। देखिए, फटाफट से अपना आंसर कर लीजिए। आपका सही आंसर क्या होगा? मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? उम्मीद करती हूँ कि अब तक जिन्हें आता है वह अपने सही उत्तर का चयन कर चुके होंगे। तो एक बार फटाफट से देख लीजिए, भारत और इंडोनेशिया। तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य आपके जो युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है वह है आपका समुद्र और गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति, समुद्र युद्धाभ्यास और गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास आपका भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित किया जाता है। यहीं पर बात की जाए भारत और नेपाल, तो भारत और नेपाल के बीच में आपका जो युद्धाभ्यास है उसका नाम है सूर्य किरण। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो आपका युद्धाभ्यास है उसका नाम है संप्रीति। और अब आपका इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो भारत और श्रीलंका। एक बार फिर से रिकॉल कीजिए, समुद्र और गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति, भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण, भारत और बांग्लादेश के मध्य संप्रीति। देखिए, यह आपका गरुड़ शक्ति पूरा एक नाम है। अगर आपसे गरुड़ और शक्ति, अगर आपसे पूछा जाएगा कि गरुड़ युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है, तो गरुड़ युद्धाभ्यास आपका फ्रांस के मध्य होता है। शक्ति युद्धाभ्यास आपका किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और फ्रांस के मध्य होता है। परंतु यदि आपसे गरुड़ शक्ति पूछा जाएगा वह आपका भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। इस चीज़ का कन्फ्यूज़न आप बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। और अगर आपको युद्धाभ्यास से संबंधित वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं सारे युद्धाभ्यास एक साथ करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया। आप देख रहे होंगे कि एक एक करके सभी टॉपिक्स को टच किया गया है, फिर वह चाहे आपका आधुनिक इतिहास हो, प्राचीन इतिहास हो, करंट अफेयर्स हो या आपका संविधान हो। उम्मीद रखिए और पूरा भरोसा रखिए, हौसला रखिए, वीडियो के अंत तक जरूर रहिए। यकीन मानिए जब अब वीडियो आपका खत्म होगा उस समय आपको यह एहसास होगा कि आप कितने गहरे पानी में है, क्योंकि आपका यह तैयारी के लिए निर्णायक वीडियो होगा। और अगर मैं बात करूं तो यह आपकी परीक्षा के लिए एक प्रकार का पेपर भी साबित होने वाला है कि अभी तक आपने कितना सीखा है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन किया गया है? क्या ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 324 में, या ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 368 में, या ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 280 में, या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 360 में। तो उम्मीद करती हूँ कि जिन्हें आंसर बन पा रहा होगा वो अब तक अपना सही उत्तर का चयन कर चुके होंगे। तो आइए एक बार फटाफट से इन सभी अनुच्छेदों के बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 324 में आपके निर्वाचन का वर्णन किया गया है। निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 324 में। वहीं पर बात करूं अनुच्छेद 368 में आपके क्या किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन आपका अनुच्छेद नंबर 368 में किया गया है। और निर्वाचन का वर्णन आपका अनुच्छेद नंबर 324 में किया गया है। और ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 280 में आपके वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है। और वित्त आयोग के आपके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे आपके केसी नियोगी, और वर्तमान में आपके जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वह हैं आपके एन.के. सिंह। और बात करूं ऑप्शन नंबर डी की कि अनुच्छेद नंबर 360 में आपके राष्ट्रपति द्वारा जो वित्तीय आपात घोषित किया जाता है इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 360 में किया गया है। तो निर्वाचन का वर्णन आपका अनुच्छेद 324 में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में, और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में। जबकि वित्तीय आपात आपका जो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है वह आपका 360 में लगाया जाता है। और बहुत ही हर्ष के साथ यह बताते हुए बहुत ही उल्लास प्रतीत होता है कि अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात लगाया नहीं गया है। तो ये बहुत ही गौरव की बात है कि अभी तक एक भी बार भारत में वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। लेकिन मौजूदा स्थितियों को देखते हुए आगे के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो वित्तीय आपात आपका किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति आपका 3 प्रकार का आपात लगाता है। एक संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, दूसरा आपका अतिक्रमण होने पर, और तीसरा आपका वित्तीय आपात। तो अनुच्छेद 352, 56 और 60 ये तीनों आपके जो संबंधित हैं वह आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो भी आपात लगाए जाते हैं उनसे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है? जो आपके संविधान में प्रस्तावना है उसमें आपके कितने प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है? क्या 3 प्रकार की समानता बताई गई है, या 5 प्रकार की समानता बताई गई है, या 2 प्रकार की समानता बताई गई है, या आपकी 1 प्रकार की समानता बताई गई है? तो जिन लोगों ने प्रस्तावना को पढ़ रखा है वह आसानी से यह प्रश्न कर पा रहे होंगे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के समानता जो है वर्णित की गई है। तो आइए आप अपने आंसर का चयन कीजिए, तब तक मैं एक एक करके सभी ऑप्शंस की व्याख्या प्रस्तुत करती हूँ। तो 1 प्रकार, देखिए आपका जो भारतीय संविधान है उसमें आपके एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि भारत में कितने प्रकार की नागरिकता है। तो भारत के संविधान में भारतीय लोगों को एकल नागरिकता का प्रावधान, या बात करूं एकल नागरिकता प्रदान की गई है। यहीं पर आपके इसी संदर्भ में आपके अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में आपके लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। वहीं भारत के संदर्भ में भारतीयों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है। और यह एकल नागरिकता का प्रावधान आपके कहाँ से लिया गया है? तो यह आपके ब्रिटेन से लिया गया है। यहीं पर अगर मैं कहूँ संविधान संशोधन प्रक्रिया आपकी कहाँ से ली गई है, अब यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट यानी कि
संविधान फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा कर के देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको एक एक करके सभी विदेशी स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया है। तो अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो एक प्रकार यानी कि एकल नागरिकता का वर्णन आपके भारतीय संविधान में किया गया है। और दो प्रकार के आपके क्या वर्णित किए गए हैं? दो प्रकार के आपके प्रस्तावना में न्याय का वर्णन किया गया है। आपकी प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय बताया गया है? 2 प्रकार का। और वह भी 2 प्रकार का न्याय कौन कौन सा है? तो आपके प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर। देखिए यहाँ पर न्याय नहीं, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपके 2 प्रकार की समानता बताई गई है। समानता आपकी बताई गई है 2 प्रकार की। जो आपके प्रश्न में पूछा गया था कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है, तो प्रस्तावना में आपके 2 प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है। एक है आपकी प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा है आपके अवसर की समानता। देखिए जिन लोगों को राइटिंग समझने में या पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही हो तो वह सुनकर भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं। और जो लोग भी नोट्स में लिख रहे हैं, यकीन मानिए वह अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा प्रदान कर रहे हैं। तो आपकी प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है? 2 प्रकार की। एक है आपकी प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी है आपकी अवसर की समानता। वहीं पर आपके 5 प्रकार की, तो आपकी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? 5 प्रकार की। अब ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके बाद है आपके विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और आपकी उपासना की स्वतंत्रता। हमारे भारतीय संविधान में हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में हमें 2 प्रकार का समानता प्रदान की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। वहीं हमें प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय जो है प्रदान किया गया है, जिसमें है आपका सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और आपका राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय, ये तीनों प्रकार के न्याय आपकी प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में कितनी नागरिकता हमें प्रदान की गई है? किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ये कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। वहीं पर आपके अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है आपका, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। देखिए जो क्वेश्चंस में नहीं लिखा होता है उन्हें बहुत ही इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि अक्सर कर हम जल्दबाजी में प्रश्न को गलत कर देते हैं। और ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं, हमारे साथ भी होता है। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो सभी के साथ होती हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? अब आप एक चीज़ तो ध्यान रखेंगे कि जो आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसका पूर्व नाम क्या था? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व नाम था आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। पहले इसकी राशि कितनी हुआ करती थी? तो 7 लाख हुआ करती थी, जबकि वर्तमान में इसकी राशि जो है वह 25 लाख कर दी गई है। पूर्व में इसकी राशि कितनी होती थी? 7.5 लाख। और वर्तमान में इसमें खिलाड़ियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है पुरस्कार के तौर पर? 25 लाख। यहीं पर अगर मैं कहूँ कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस सन में की गई थी, तो सन 1991 और 92 में सबसे पहली बार ये पुरस्कार किसे दिया गया था? तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और विश्वनाथन आनंद आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं। देखिए थोड़ी सी कमियां हैं, मैं मानती हूँ कि मैं यहाँ आपको हर चीज़ लिख कर के मेंशन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है। और अगर इतना टाइम मैं आपको लिख लिख कर बताऊँगी तो
वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं जो भी चीज़ें ओनली बोल रही हूँ तो आप बस इतना सहयोग कीजिए कि उन सभी चीज़ों को आप खुद से अपने नोट्स में नोट डाउन करते जाइए। यकीन मानिए सभी चीज़ें आपकी परीक्षा में जब आपका पेपर नज़दीक आएगा तो बहुत ही ज़्यादा आपको काम आने वाली हैं। तो आपके जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है, यह इस बार कितने लोगों को प्रदान किया गया है, यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार इस बार आपके 12 लोगों को प्रदान किया गया है, जिसमें आपके 5 जो हैं वह आपके पैरा एथलीट हैं, जबकि आपके इसके बाद अगर मैं बात करूं बचे हुए जो भी एथलीट हैं वह आपके ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में जितने लोगों ने भी भाग लिया था उसमें आपके 5 पैरा एथलीटों को और बाकी आपके एथलीटों को कुल मिलाकर के 12 व्यक्तियों को यह मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसमें आपके नीरज चोपड़ा हैं, अवनी लेखरा हैं, मिताली राज हैं और मैरी कॉम है। अब आप हमें बताइए इनमें से किसे प्रदान नहीं किया गया है। तो इनमें से 3 ऐसे हैं जिन्हें प्रदान किया गया है, 1 ऐसे हैं जिन्हें प्रदान नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैरी कॉम। तो अब आप याद रखेंगे कि नीरज चोपड़ा को भाला फेंक के लिए, अवनी लेखरा को शूटिंग के लिए, मिताली राज को क्रिकेट के लिए मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर आपने अभी तक मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको विस्तार से 12 खिलाड़ियों के नाम बताए गए हैं, उनका संबंधित खेल बताया गया है, इत्यादि चीज़ें सभी आपको विस्तार से बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई? ऑप्शन नंबर ए दुर्गापुर, ऑप्शन नंबर बी भिलाई, ऑप्शन नंबर सी राउरकेला, ऑप्शन नंबर डी बोकारो। तो अब आप जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए कि किस आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। देखिए मैं एक एक करके व्याख्या प्रस्तुत करती हूँ, तब तक आप अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका दुर्गापुर। तो दुर्गापुर आपका जो प्लांट है यह आपका स्थापित किस बात करूँ जिले में है, किस राज्य में है, तो यह है आपका पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर आपका कहाँ पर स्थापित किया गया? पश्चिम बंगाल में। और किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो यह है आपके ब्रिटेन, आपके यूके की सहायता से आपके स्थापित किया गया है दुर्गापुर। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आपका पश्चिम बंगाल में स्थापित है, जिसे ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। वहीं पर बात करूं भिलाई की, तो भिलाई आपका कहाँ पर स्थापित है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। देखिए ये वह सभी प्रश्न हैं जो हर बार परीक्षाओं में घूम घूम कर पूछे जाते हैं और इनका आना तय है, इसलिए आप इन्हें अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो भिलाई आपका कहाँ पर स्थापित किया गया? छत्तीसगढ़ में। और किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो रूस से। उस समय रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला है आपका राउरकेला, और राउरकेला आपका स्थापित कहाँ पर है? उड़ीसा में। यह आपका उड़ीसा राज्य में है, जबकि यह आपका जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। तो राउरकेला किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? जर्मनी की सहायता से। भिलाई किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? रूस की। और दुर्गापुर किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? ब्रिटेन की। और बोकारो स्टील प्लांट जो है आपका, स्टील इंडस्ट्री, यह आपकी स्थापित है आपकी झारखंड में। बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में। और किस देश की सहायता से स्थापित की गई थी? तो रूस की। देखिए अब आपके प्रश्न का उत्तर जो है अब तक आप आराम से चयन कर चुके होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि किस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई। तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, इन सभी यानी कि तीनों की तीनों पंचवर्षीय योजना जो थी जिसमें यह स्थापित की गई वह थी आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपके कौन कौन से स्थापना की गई इंडस्ट्री की? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला की स्थापना आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई। इस प्रकार आपका जो सही उत्तर है वह है आपका बोकारो स्टील प्लांट, यानी कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना में झारखंड
में आपके रूस की सहायता से स्थापित की गई। तो अगर आप पेन या कॉपी लेकर के नहीं बैठे हैं तो सबसे उचित रहेगा कि आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यकीन मानिए ये वह सभी प्रश्न हैं जो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में टकराने वाले हैं। अगला प्रश्न है आपका, और मैं अगर आपको सच में बताऊं तो ये कहाँ पर स्थापित हैं, इनके जो ये राज्य हैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि भिलाई छत्तीसगढ़ में है या उड़ीसा में है या झारखंड में है। तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, 2 बार 4 बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यह आपको अक्सर कर परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपको यह सब ट्रिक से चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, 50 रुपये के नोट पर किसकी आकृति चित्रित है? 50 रुपये के नोट पर किसकी आकृति चित्रित है? क्या ये प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाते हैं कि 50 रुपये के नोट पर, 10 रुपये के नोट पर, 20 रुपये के नोट पर, 2000 के नोट पर किसकी आकृति चित्रित है? तो इसमें आप बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए मंगलयान, ऑप्शन नंबर बी सांची का स्तूप, ऑप्शन नंबर सी हम्पी का रथ, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली का लाल किला। तो चलिए देख लीजिए। मंगलयान की आकृति आपके 2000 के नोट पर छपी हुई है। वहीं पर आपका जो सांची का स्तूप है यह आपके 200 के नोट पर छपा हुआ है। सांची का स्तूप किस नोट पर अंकित है या चित्रित है? तो यह है आपका 200 रुपये का नोट। फिर अगर मैं बात करूं हम्पी का रथ, तो यह आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि 50 रुपये के नोट पर आपके हम्पी के रथ की आकृति छपी हुई है। फिर है आपका दिल्ली का लाल किला, तो दिल्ली के लाल किले की आकृति जो आपकी छपी हुई है यह है आपका 500 का नोट। कौन सा नोट है? 500 का नोट। तो 2000 के नोट पर मंगलयान, 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप, 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ और 500 रुपये के नोट पर दिल्ली का लाल किला। अब जो नोट छूट गए हैं उन्हें भी फटाफट देख लीजिए। 10 रुपये के नोट पर आपके कोणार्क के सूर्य मंदिर की आकृति छपी हुई है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर की आकृति छपी हुई है और यह मंदिर आपका एक ही शिला को ऊपर से नीचे तक काट करके बनाया गया है और यह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला आपका प्रथम मंदिर है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। देखिए जो भी पॉइंट्स मैं बोलती हूँ उन्हें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लिखिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि यह सभी आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपकी एक ही शिला को काट करके बनवाया गया है। यह 10 रुपये के नोट पर चित्रित है। इसके बाद आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला मंदिर बन चुका है। फिर है आपका 100 रुपये का नोट और 100 रुपये के नोट पर आपके रानी की बाव की आकृति चित्रित है, रानी की बाव। इसके बाद है आपका 20 रुपये का नोट और 20 रुपये के नोट पर आपके एलोरा की गुफाओं का चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाओं का चित्रण आपके किया गया है 20 रुपये के नोट पर। तो 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफा, 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव, 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ, 500 रुपये के नोट पर दिल्ली का लाल किला, 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप और 2000 के नोट पर मंगलयान। अगला प्रश्न है आपका, गुप्त वंश का संस्थापक है क्या? ऑप्शन नंबर 1 कजुल कटफिसेस या ऑप्शन नंबर बी श्रीगुप्त या ऑप्शन नंबर सी दंती दुर्ग या ऑप्शन नंबर डी विजयालय। तो कौन है? जल्दी सोच लीजिए फटाफट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने रिलेट करके भी आंसर निकाल लिया होगा। तो मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर बताना नहीं बल्कि दिए हुए विकल्पों के माध्यम से एक विस्तृत व्याख्या प्रदान करके आपकी तैयारी को एक बेहतर दिशा प्रदान करना है। तो चलिए फटाफट से व्याख्या पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले है आपका कजुल कटफिसेस, तो यह आपका संस्थापक है कुषाण वंश का। किस वंश का संस्थापक है? कुषाण वंश का। देखिए अगर चीज़ें आपको लिखी हुई समझ में नहीं आ रही हैं तो आप सुन करके भी नोट कर सकते हैं। यह चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके नोट करने लायक ही हैं। तो कजुल कटफिसेस आपका कुषाण वंश का संस्थापक है और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी आपकी पुरुषपुरिया पेशावर। इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुरिया पेशावर। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कजुल कटफिसेस। इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुरिया पेशावर। अगला है आपका श्रीगुप्त और श्रीगुप्त आपके गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। अब क्योंकि आपको आपका आंसर मिल चुका है इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्किप कर देंगे। अब आप बचे हुए ऑप्शंस को भी देखेंगे। दंती दुर्ग, अब देखिए दंती दुर्ग आपका किसका संस्थापक था?
राष्ट्रकूट वंश का। आप सभी ने नाम सुना होगा राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। और इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो इसने अपनी राजधानी बनाई थी मान्यखेत या मानीकर। मान्यखेत या मानीकर, दोनों में से आपको कोई भी नाम देखने को मिल सकता है। मोस्टली आपको मान्यखेत ही देखने को मिलेगा। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग, इसकी राजधानी मान्यखेत। कुषाण वंश का संस्थापक कजुलकटफिसेस, इसकी राजधानी पुरुषपुर। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। और चोल वंश का संस्थापक है आपका विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। और इसने अपनी राजधानी स्थापित की थी तंजौर या तंजौर में। इसकी राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी? तंजौर या तंजौर में। तो एक बार फिर से देख लीजिए। कुषाण वंश का संस्थापक कजुलकटफिसेस, राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग और इसकी राजधानी मान्यखेत। चोल वंश का संस्थापक विजयालय और इसकी राजधानी तंजौर। एक प्रश्न और याद रखेंगे कि आपके जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंतीदुर्ग, इससे संबंधित आपका एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि कृष्ण प्रथम ने आपके क्या बनवाया था? देखिए, इस चीज़ को याद रखेंगे कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण आपके राष्ट्रकूट वंश का जो प्रतापी शासक था कृष्ण प्रथम, उसके द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है आपका 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? यह आपका करंट से संबंधित प्रश्न है कि 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए दया प्रकाश सिन्हा को, या ऑप्शन नंबर बी विनोद शर्मा को, या ऑप्शन नंबर सी रामदरस मिश्र को, या ऑप्शन नंबर डी फ्रांसिस केरे को। तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए कि 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है। देखिए, अगर आपने महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान का वीडियो नहीं देखा है तो अभी भी आप देख सकते हैं, वह आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले है ऑप्शन नंबर ए दया प्रकाश सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर ए दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए हिंदी साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। जो आपका साहित्य सम्मान है वह आपका हिंदी का साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? दया प्रकाश सिन्हा को। और किस कृति के लिए, इनकी किस रचना के लिए? तो सम्राट अशोक के लिए। इसके बाद है आपका ऑप्शन नंबर बी विनोद शर्मा। तो याद रखेंगे कि विनोद शर्मा को आपके 2022 का आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? विनोद शर्मा को। देखिए, यह आपदा प्रबंधन पुरस्कार आपका 2 श्रेणी में प्रदान किया जाता है, जिसमें आपके एक श्रेणी होती है व्यक्तिगत और दूसरी श्रेणी होती है आपकी सार्वजनिक, या बात करूं आपकी उद्योगों से संबंधित। तो आपदा प्रबंधन के संबंध में आपकी जो बात करूं सार्वजनिक तौर पर किस राज्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो गुजरात को। तो सार्वजनिक रूप से गुजरात को। सार्वजनिक रूप से किसे प्रदान किया गया है? तो गुजरात की जो आपकी आपदा प्रबंधन टीम है उसे प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार? आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 गुजरात को। और व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है अगला ऑप्शन है आपका रामदरस मिश्र। तो रामदरस मिश्र का आपका जो कविता संग्रह है वह है आपका मैं तो यहाँ हूँ। तो रामदरस मिश्र का कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए इन्हें 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। तो 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? रामदरस मिश्र को। अगला है आपका फ्रांसिस केरे। तो फ्रांसिस केरे को आपका प्रदान किया गया है प्रित्जर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? प्रित्जर पुरस्कार। और यह किस क्षेत्र से संबंधित होता है? तो यह आपका आर्किटेक्चर से संबंधित होता है। प्रित्जर पुरस्कार तो वास्तुकला, इसे हिंदी में कह सकते हैं वास्तुकला से संबंधित आपका जो पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं आपके फ्रांसिस केरे।
फ्रांसिस केरे को आपका पुरस्कार प्रदान किया गया है, प्रित्जर पुरस्कार। और 31वां सरस्वती सम्मान आपका मैं तो यहाँ हूँ कविता संग्रह के लिए रामदरस मिश्र को सम्मानित किया गया है। वहीं पर विनोद शर्मा को व्यक्तिगत रूप से आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया है। और दया प्रकाश सिन्हा को आपका हिंदी साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। किस कृति के लिए? तो सम्राट अशोक के लिए। यह वह प्रश्न है, अगर मैं कहूँ कि होने वाली पूरे वर्ष भर की परीक्षाओं में अगर यह आपसे ना प्रश्न पूछा जाए तो आप कहिएगा। यह प्रश्न ऐसा है कि जरूर ही पूछा जाएगा, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। यहीं पर आपके हिंदी भाषा के लिए साहित्य सम्मान दया प्रकाश सिन्हा को, अगर यही साहित्य सम्मान आपका अंग्रेजी भाषा के लिए पूछा जाए तो नमिता गोखले को प्रदान किया गया है। तो अगर आपने महत्वपूर्ण पुरस्कार का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। वहाँ इत्मीनान से व्याख्या के तौर पर एक एक पुरस्कार का वर्णन किया गया है और आपको बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जो लोग बढ़ते हुए समय को देखते हुए वीडियो को बीच में छोड़ करके जा चुके हैं, मैं उन्हें बता देती हूँ कि अगर आप वीडियो के अंत तक रहेंगे तो आप बेहतर पाने वाले हैं, आप बेहतर से बेहतरीन बनने वाले हैं। इसलिए कुछ क्षणों तक और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, 18 अप्रैल को, 4 फरवरी को या 8 जून को? तो फटाफट से देख लीजिए कब मनाया जाता है। देखिए, 24 जनवरी को। 24 जनवरी को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 4 फरवरी को मनाया जाता है आपका कैंसर दिवस। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। 8 जून को आपका मनाया जाता है महासागर दिवस। तो विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। अब आप देख रहे होंगे कि सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके सामने बचा हुआ है, 18 अप्रैल। और इस 18 अप्रैल को आपका विश्व विरासत दिवस या मैं कहूँ विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी हाल 4 से 5 दिन के पिछले वीडियो में जो मैंने पर्यावरण से संबंधित वीडियो डाला था, उस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था कि विश्व विरासत या विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। और संयोग की बात देखिए कि अगले दिन आपका जो यूपी पीसीएस का पेपर हो रहा है उसमें प्रश्न पूछा गया है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, पता नहीं आपकी परीक्षा में कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए। तो विश्व धरोहर दिवस आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है, जो आपका अभी आपकी जो परीक्षा हुई है यूपी पीसीएस की उसमें पूछा जा चुका है। और यही क्वेश्चन मैंने आपके पर्यावरण वाले वीडियो में, जो आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, वह यही था कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि यह प्रश्न आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है, इनकी परीक्षा में क्या उपयोगिता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1981 में, 1974 में या 1986 में या आपका 2002 में? कब आपका यह लागू किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? तो जिन लोगों को आंसर बन पा रहा होगा वह अब तक अपना आंसर सिलेक्ट कर चुके होंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1981 में लागू किया गया, 74 में लागू किया गया, 86 में लागू किया गया या सन 2002 में लागू किया गया। तो मैं एक क्वेश्चन से आपके पर्यावरण के सभी महत्वपूर्ण अधिनियम को निपटाने वाली हूँ। तो फटाफट से जुड़ जाइए और देखिए, अपनी कॉपी पेन से जो है ये नोट करते रहिए, ये सभी आपके निर्णायक प्रश्न साबित होने वाले हैं। तो 1981 में आपके वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया गया। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? 1981 में। 1974 में आपके जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, इसके बाद आपका पर्यावरण प्रदूषण निवारण अधिनियम। देखिए, 2 आपके सन यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं। एक है आपका पर्यावरण प्रदूषण निवारण अधिनियम और दूसरा है आपका जल प्रदूषण निवारण अधिनियम। यह दोनों ही अधिनियम आपके 1974 में लागू किए गए थे। अगला है आपका 1986। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका वर्ष 1986 में लागू किया गया। अब देखिए, संरक्षण से 86, इस चीज़ को याद रखेंगे। जल और पर्यावरण प्रदूषण दोनों आपके 1974 में, जबकि वायु प्रदूषण आपका 1981 में। अब है आपका ऑप्शन नंबर डी 2002। तो सन 2002 आपका जैव विविधता
जैव विविधता अधिनियम आपका लागू किया गया था सन 2002 में। और यह प्रश्न आपका पिछले अभी जो टेट हुआ है उसी में पूछा जा चुका है कि जैव विविधता अधिनियम आपका कब लागू किया गया, सन 2002 में। और यह ऊपर के जो भी सन मैं आपको बता रही हूँ, 1981 में वायु प्रदूषण, 74 में जल प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण, जबकि 86 में वन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यह सभी आपकी पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे जा चुके हैं। यहीं पर आप एक सन और याद रखेंगे कि 1980 में आपके पर्यावरण वन जो आपका, अगर मैं बात करूं वन अधिनियम कब लागू किया गया, तो पर्यावरण वन अधिनियम आपका 1980 में लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में लागू किया गया। अगर मैं आपसे कहूं कि पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण आपका कब लागू किया गया, तो वन्य जीव संरक्षण आपका 1972 में लागू किया गया। तो एक चीज़ को याद रखेंगे, यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैंने पर्यावरण से संबंधित आपके जितने भी संरक्षण अधिनियम हैं उन चीज़ों को एक ही साथ बता दिया है, और इन्हें आप नोट कर लीजिए। और यकीन मानिए, आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो पर्यावरण से संबंधित अगर कोई अधिनियम पूछा जाता है तो मोस्टली इन्हीं प्रश्नों से बन करके आपके सामने आएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। 1980 में वन संरक्षण, वन, देखिए वन में आपका क्या होता है, वन में आपके ऐसे गोला बना करके आप लिखते हैं, और 80 में भी आपके गोला ही बनता है, ऊपर गोला, नीचे गोला, साइड में गोला, तो सारे गोला गोला, और वाह भी बनाते हैं तो गोला बनाकर ही बनाते हैं। तो ये तो आप अब हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, संरक्षण से 86, पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य से 72, तो पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 80 और संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1974, और वहीं जैव विविधता अधिनियम आपका 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया। देखिए यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चंस के जो नंबर पड़े हैं वो नंबरिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप नंबर पर नहीं बल्कि क्वेश्चन और उनकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए। तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है, यह प्रश्न आपका परिवर्तित नामों से संबंधित है। तो परिवर्तित सभी नाम जो भी आपके नाम परिवर्तित किए जा चुके हैं वह सन 2021 से लेकर के और 22 के मध्य जो भी नाम बदले गए हैं उनका एक सेपरेट वीडियो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जा कर के देख लीजिए, और जिन लोगों ने वह देख रखा है यकीनन वह प्रश्न ये गलत नहीं करेंगे। तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है, अटल जी के नाम पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, या सुषमा स्वराज जी के नाम पर, या अरुण जेटली जी के नाम पर। तो किसके नाम पर रखा गया है, आप तब तक अपने आंसर का चयन कीजिए और मैं फटाफट से सभी ऑप्शंस की व्याख्या देती हूँ। तो अटल जी के नाम पर आपका जिसका नाम रखा गया है वह है आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस। बुंदेलखंड एक्सप्रेस का नाम आपका परिवर्तित कर दिया गया है और उसका नाम आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। वहीं पर आपके रोहतांग सुरंग का नाम भी किसके नाम पर रखा गया है, तो रोहतांग सुरंग का नाम आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। अगला है आपका लखनऊ की अटल चौक का नाम भी आपकी अटल जी के नाम पर रखा गया है, और लखनऊ के इकाना स्टेडियम का नाम भी आपके किसके नाम पर रखा गया है, अटल जी के नाम पर। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर आपके कांडला बंदरगाह का नाम रखा गया है और पर्यावरण भवन दिल्ली का नाम रखा गया है। इसके बाद आपके मुगल सराय स्टेशन का नाम रखा गया है। तो मुगल सराय स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कांडला बंदरगाह का नाम किसके नाम पर रखा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुषमा स्वराज। तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहीं पर सिर्फ प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पर ही नहीं, वरन सुषमा स्वराज जी के नाम पर आपके हैवलॉक द्वीप का भी नाम रखा गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम भी सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। विदेश मंत्रालय का नाम भी सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है और प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम भी सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। अगला है आपका अरुण जेटली। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, आपने नाम सुन रखा होगा कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम आपका किसके नाम पर रखा गया है, अरुण जेटली जी के नाम पर
रखा गया है। तो यह थी आपके करंट अफेयर से संबंधित एक सूचना परिवर्तित नामों से। अगर आपको परिवर्तित नाम का सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप जा करके देख सकते हैं। यकीन मानिए उससे 1 या 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में बन ही जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिक्स की 14वीं बैठक की अध्यक्षता 2022 में कौन सा देश करेगा। देखिए, मैं मान रही हूँ कि समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपको कुछ बेहतरीन चाहिए तो समय तो देना ही होगा। तो ब्रिक्स देशों की 14वीं बैठक की अध्यक्षता 2022 में कौन करेगा। चाइना करेगा, या भारत करेगा, या इंडोनेशिया करेगा, या आपका मिस्र करेगा। तो आइए फटाफट से देख लीजिए। मिस्र में आपके बात करूँ तो मिस्र में आपके कोप 27 का आयोजन आपके मिस्र में किया जाएगा। मिस्र आपके कोप 27 का आयोजन करता होगा, अध्यक्ष होगा। आपकी अध्यक्षता कौन करेगा कोप 27 की, तो मिस्र करेगा। अब कोप 27 की अध्यक्षता 2022 में मिस्र करने वाला है। और यह कोप 27 है क्या, तो जान लीजिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो आपका आयोजित होता है प्रतिवर्ष। इसमें आपके कोप 27 2022 में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता मिस्र करने वाला है। वहीं आपके 2020 में आयोजित हुआ था 2021 में, वह आपका 2021 में की थी इसकी अध्यक्षता ग्लास्को ने। और वहीं पर आपके 2023 में इसकी अध्यक्षता करने वाला है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। यह आपका पर्यावरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण सम्मेलन है। यहीं पर है आपका इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में आपके G20 की 2022 की अध्यक्षता करने वाला है इंडोनेशिया। तो G20 शिखर सम्मेलन की 2022 की अध्यक्षता कौन करेगा, इंडोनेशिया। अगला ऑप्शन है आपका भारत। तो G20 2023 की अध्यक्षता करने वाला है आपका भारत। तो 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया करेगा, जबकि अगले वर्ष 2023 में इसकी अध्यक्षता इंडिया यानी कि अपना देश भारत करने वाला है। और इस प्रकार आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा कि ब्रिक्स की 14वीं बैठक की अध्यक्षता 2022 में चाइना यानी कि चीन करेगा। अगर मैं कहूँ इसकी 13वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो देखिए ब्रिक्स, इसमें जो आपका आई आता है यह आपका, आप मान लीजिए कि 2021। अब जब आप 21 लिखते हैं तो इसमें भी पीछे आई यानी कि 1 आता है। तो 21 में आपकी किसने की थी, आई फॉर इंडिया यानी कि भारत ने की थी। यही बात करूं 2022 में कौन करेगा, तो सी फॉर चाइना यानी कि चाइना करेगा। अब एस फॉर आपका 2024 में कौन करने वाला है, यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है आपका, तो अगला प्रश्न है आपका, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर है। देखिए, बहुत ही कम प्रश्न बचे हैं और इसलिए अब आप वीडियो को छोड़ करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। आपने पूरा पढ़ लिया है, अंत में क्यों छोड़ेंगे। तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या है, मिराई तोबा, सोमेटी, बिंग डोएंग डोएंग या धाकड़। तो फटाफट से बताइए आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए, आप अपने उत्तर का सही चयन कीजिए, तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि मिराई तोबा आपके जो शुभंकर रहा है यह आपके टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर रहा है। देखिए, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप अपने आप लिख लीजिएगा। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या रहा है, मिराई तोबा। और सोमेटी आपका रहा है टोक्यो पैरा ओलंपिक का। टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या रहा है, मिराई तोबा। और टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या रहा है, सॉरी 1 सेकेंड, आप फिर से देख लीजिए। मिराई तोबा आपका टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर रहा है, वहीं पर टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर रहा है आपका सोमेटी। और बिंग डोएंग डोएंग आपका बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का आपका शुभंकर है बिंग डोएंग डोएंग। और इनका आयोजन आपका, आप समझ ही गए होंगे, बीजिंग यानी कि चाइना, चीन की आपके बीजिंग में आयोजित हो रहे हैं जो शीतकालीन ओलंपिक, उसमें आपका जो शुभंकर है वह है आपका बिंग डोएंग डोएंग। और धाकड़ आपका, तो धाकड़ शुभंकर है आपका चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम। तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का आपका जो शुभंकर है यह आपका रहा है धाकड़। और इनका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो पंचकुला हरियाणा में। पंचकुला हरियाणा में आपके चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभंकर है धाकड़। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन आपका कहाँ किया गया था, तो तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन आपका गुवाहाटी में किया गया था, जिसका शुभंकर था आपका जय और
विजय। उसका शुभंकर क्या था? जय और विजय। कौन सा था? तो 3rd नंबर का था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? गुवाहाटी में। यकीन मानिए इनसे एक प्रश्न निश्चित ही बनने वाला है, तो इस चीज़ को आप जरूर नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में थोरियम के सर्वाधिक भंडार है? देखिए बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं मुश्किल से। यह आपका अगर मैं कहूँ तो लास्ट 2nd क्वेश्चन है, इसलिए ज़रूर बने रहिएगा कि भारत के किस राज्य में थोरियम के सर्वाधिक भंडार हैं। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी केरल में, ऑप्शन नंबर सी ललितपुर में, ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप में। तो फटाफट से देख लीजिएगा। देखिए अगर मैं सिर्फ आपको ऑप्शन और उनका आंसर टिक करती जाऊं तो यकीन मानिए आधे से भी कम समय लगने वाला है, लेकिन इस चीज़ का क्या फ़ायदा? इससे आप क्या कर रहे हैं? चारों ऑप्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप अपने आंसर की व्याख्या भी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे आप सिर्फ एक प्रश्न नहीं बल्कि एक के साथ साथ 10 से 12 प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो सिक्किम आपका पहला जैविक खेती वाला राज्य है। तो प्रथम जैविक खेती करने वाला राज्य आपका कौन सा है? सिक्किम। यह प्रश्न आपका कई बार पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। केरल, तो केरल में आपके क्या हैं? तो केरल में आपके सर्वाधिक थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। केरल में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक थोरियम, यानी कि बात करूं थोरियम जो खनिज है आपका, यह सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो केरल राज्य में पाया जाता है। सिक्किम आपका कैसा राज्य है? तो सिक्किम आपका जैविक खेती करने वाला पहला राज्य है। अगर मैं कहूं कि केरल से संबंधित आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि यह साक्षरता में आपका सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है। साक्षरता में फर्स्ट नंबर पर कौन आता है? केरल। केरल का एर्नाकुलम जिला आपका साक्षरता में सबसे आगे आता है। यहीं पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक योजना चलाई गई थी, 1 स्कूल 1 IAS। 1 स्कूल 1 IAS योजना आपकी किस सरकार ने चलाई थी? तो केरल सरकार ने चलाई थी। एक चीज़ और याद रखेंगे कि केरल में आपके एक नौका संचालित की गई थी जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली थी। तो सौर ऊर्जा से संचालित नौका आपकी कहाँ पर संचालित की गई थी? तो सौर ऊर्जा से बना करके जो आपकी नौका संचालित की गई थी वह आपके भारत के केरल राज्य में की गई थी, जिसका नाम क्या रखा गया था? तो जिसका नाम रखा गया था आदित्य। इस चीज़ को याद रखेंगे। आदित्य नामक सौर ऊर्जा से संचालित नौका कहाँ पर है? केरल में। 1 स्कूल 1 IAS योजना का संबंध किस राज्य से है? केरल से। साक्षरता में सबसे अधिक कौन राज्य है? केरल है। थोरियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। और इसके अन्यत्र आपको केरल से संबंधित जो भी जानकारी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लिखेंगे तो आप उस चीज़ को कभी भी नहीं भूलेंगे। ललितपुर में आपके क्या पाया जाता है? तो यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार आपके ललितपुर में है। यूरेनियम नामक खनिज के भंडार सर्वाधिक कहाँ पर है? आपके ललितपुर में। अगला है आपका लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप आपका एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो सर्वाधिक, या बात करूं सबसे पहले जैविक खेती करने वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर जैविक खेती करने वाला आपका केंद्र शासित प्रथम प्रदेश पूछा जाएगा लक्षद्वीप, और जैविक खेती करने वाला आपका पहला राज्य सिक्किम। यकीन मानिए यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है और यह प्रश्न भी आपकी यूपी जूनियर एडेड में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्ण रूप से जैविक खेती करता है। यह प्रश्न आपका टेट में पूछा गया था कि पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। यह सभी प्रश्नों की उपयोगिता परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक है। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? नाथपा झाकरी परियोजना आपकी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में, या ऑप्शन नंबर बी है आपका हिमाचल प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर डी है आपका केरल में। तो एक बार फटाफट से देख लीजिएगा, नाथपा झाकरी परियोजना आपकी किस राज्य में स्थित है, इस चीज़ का आप चयन करेंगे। तब तक मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक राज्य में आपके अलमाटी बांध आपका कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में। इसके बाद है आपका घाट प्रभा परियोजना आपकी किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से। वहीं पर है आपकी भद्रा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक राज्य से। फिर है आपकी हिडकल परियोजना। देखिए आपने बहुत पढ़ा होगा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपने नहीं पढ़ा है, आपने किसी वीडियोस को नहीं देखा है, बुक्स नहीं पढ़ी हैं, लेकिन जब आप चीज़ों को एक जगह संग्रहित करके पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप कम समय में बेहतर सीखते हैं। तो कर्नाटक से संबंधित आपकी जितनी भी परियोजनाएं हैं, बांध हैं, उन्हें एक साथ लिख डालिए। कर्नाटक में अलमाटी बांध, घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक में, भद्रा परियोजना कर्नाटक में, हिडकल परियोजना कर्नाटक में। एक चीज़ और याद रखेंगे कि शरावती परियोजना
शरावती परियोजना आपकी शरावती नदी पर स्थित है और यह कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। अगला है आपका हिमाचल प्रदेश। अब देखिए यह आपके प्रश्न का सही उत्तर है कि नाथपा झाकरी परियोजना किस प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश में। देखिए मैंने क्या कहा था, वीडियो के अंत तक लास्ट ऑप्शन की व्याख्या तक बने रहिए, पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछा जाए। अगला है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है आपकी परियोजना माता टीला बांध। माता टीला बांध आपका कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ पर, बेतवा नदी पर आपके ये उत्तर प्रदेश में माता टीला परियोजना स्थित है। अगली है आपकी रामगंगा परियोजना। तो रामगंगा परियोजना आपकी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। फिर है आपकी शारदा परियोजना। शारदा परियोजना, तो शारदा परियोजना, रामगंगा परियोजना, माता टीला बांध, ये आपके कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश पे। एक चीज़ और याद रखेंगे कि हाल ही में आपके राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला राज्य रहा है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका केरल। अब देखिए केरल में आपकी कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, कौन कौन से बांध हैं। तो केरल में आपके एक परियोजना है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना, और यह किस नदी पर स्थित है? तो पेरियार नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल राज्य में स्थित है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में। रामगंगा उत्तर प्रदेश में। शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी परियोजना। अलमाटी बांध कर्नाटक में। घाट प्रभाग कर्नाटक में। भद्रा परियोजना कर्नाटक में। हिटकल परियोजना कर्नाटक में। शरावती परियोजना कर्नाटक में। और आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर मैं बात करूं वीडियो के निचोड़ में, अब आप एक ऐसे प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रश्न है आपका कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर, देखिए राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है, आप लिख लीजिएगा सुन करके कि आधुनिक भारत का मंदिर नदी घाटी परियोजनाओं को किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस चीज़ को याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पीटी नेहरू के द्वारा आपके बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी गई। तो प्यारे साथियों, यह था आपका करेंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके का एक मिश्रित वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि यह सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, बेहतर लगे होंगे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको एक बेहतर दिशा प्रदान कर रहे होंगे। तो इसमें कहने की कोई भी बात नहीं है कि अगर आपको ये प्रश्नों का जो संग्रह है यह आपको अच्छा लगा है, अपनी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगा है, तो आप बिना कहे इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए आपका यह करेंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक का जीके का जो मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है एक महत्वपूर्ण निचोड़ के रूप में साबित होने वाला है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताइएगा और एक लाइक। इसके बाद बस एक ही बात कहूँगी कि अपने बहन का सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। इसके बाद क्या यह श्रृंखला जारी रखी जाए इसी प्रकार से, या करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को अलग अलग से प्रोवाइड किया जाए, ये राय आप अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अब आपने पढ़ लिया है, सीख लिया है, तो आपका यह पहला कर्तव्य बनता है कि फटाफट से इसे कम 5 लोगों के पास शेयर कर दीजिए और कम से कम 1 लोगों से आप सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा। देखिए आपकी जितनी भी संख्या है, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, अगर आप सब मिलकर के एक सब्सक्राइबर भी बढ़ाएंगे तो इस संख्या को दोगुना होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और इससे मेरा भी कुछ सपोर्ट हो पाएगा। तो अपनी बहन का हौसला इसी प्रकार बढ़ाए रखिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल यानी कि अपने इस परिवार के सदस्य बनिए। पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने माता पिता, गुरुजनों, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। धन्यवाद।